नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ के इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो कि चैप्टर है आपका ट्रेसिंग थ्रू अ 1000 ईयर्स। तो उसी के इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे और कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर का अच्छे से आपका रिवीजन इससे हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ डिस्कस करेंगे और बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर सही से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जब से सबसे पहला जो फैक्ट दिया गया उसमें देख लेते हैं क्या कहा गया। मैप्स आर दी सोर्सेज थ्रू विच वी कैन ट्रेस अवर हिस्टोरिकल चेंजेस एंड कॉन्टेक्स्ट। मतलब मैप वो सोर्सेज होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो भी हिस्टोरिकल चेंजेस हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे भारत आपको पता होगा पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान का भी रीजन आता था, अफगानिस्तान का भी रीजन आता था, चाइना के भी बहुत सारे रीजन आता था। धीरे धीरे करके क्या हो गया, टूट गया, अलग अलग कंट्रीज़ बन गई। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल चेंज है। तो ये किससे हम लोग को पता चलता है, मैप से पता चलता है। कार्टोग्राफर क्या होते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमको कार्टोग्राफर से रिलेटेड है। कार्टोग्राफर्स वर स्किल्ड आर्टिस्ट हु रिकॉर्डेड दीज क्रोनोलॉजिकल इफेक्ट्स इन मैप। तो देखिए, जो भी क्रोनोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ जो चीज़ वेरी करती है उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है टाइम वेरिंग टाइम, मतलब जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो आपको पता होगा जो चीज़ें हैं लगातार चेंज होती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को कुछ स्किल्ड आर्टिस्ट होते थे जो रिकॉर्ड करते थे, और जिस चीज़ पे रिकॉर्ड करते थे उनको क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। और ऐसे लोग जो ये काम करते थे रिकॉर्डिंग का मैप पे, उसको उनको क्या कहा जाता था, कार्टोग्राफर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कॉन्टेक्स्ट वेरी थ्रू द टाइम। देखिए, जो प्रेजेंटेशन का मोड है, जो तरीका है प्रेजेंटेशन का, जो मैप बनाने का तरीका है, वो टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करता है। द मैप्स ऑफ 1154 CE आर नॉट सेम एज दैट ऑफ 1720s। देखिए, जो पहले 1154 CE का जो मैप रहा है, ठीक है, पहले के जो मैप रहे हैं वो उतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते थे। उससे मतलब उन लोग को तो समझ में आता था, लेकिन अगर आज उस मैप को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जबकि जो 1720s के मैप हैं वो बिल्कुल उनसे अलग हैं। मतलब 1154 CE के जो मैप्स थे वो बिल्कुल अलग थे, और 1720s के जो मैप हैं वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। एग्जाम्पल वन कैन सी दी मैप्स। तो देखिए, NCERT टेक्स्ट बुक में ये आपको दो तरीके के मैप मिलेंगे। ठीक है, ये पहला मैप दिया है, दूसरा मैप दिया है। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों मैप सेम जगह के हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ये देखिए इंडिया की कुछ बाउंड्रीज दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये श्रीलंका आपको दिखाई पड़ रहा है, तो बहुत सारी बाउंड्रीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी एक मैप है, लेकिन आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये है क्या। ठीक है, वाटर कहाँ पर है, लैंड कहाँ पे है, या कंट्री की बाउंड्री कहाँ पे है, इससे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है बात। ठीक है, तो बोथ दी मैप्स, यहाँ पे देखिए लिखा गया, बोथ दी मैप शो दी सेम लोकेशन बट विद अ लॉट ऑफ वेरिएशन। देखिए, दोनों जो मैप हैं वो सेम लोकेशन शो कर रही हैं, लेकिन इसमें वेरिएशन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं। इवन द नेम्स ऑफ प्लेसेस आर स्पेल्ड डिफरेंटली। मतलब जो नाम है, जगह के अलग अलग जो नाम है वो भी अलग अलग तरीके से इसमें स्पेल्ड किए गए हैं, मतलब बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सिर्फ एक ही लैंग्वेज में हो, अलग अलग लैंग्वेज में ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, डिफरेंसेस आर ऑल्सो ट्रेस्ड इन द यूज़ ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी। ठीक है, तो जो ग्रामर का यूज़ है, जो वोकैब का यूज़ है, वो भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है अलग अलग जगह पे। चेंजेस मतलब अलग अलग जगह में क्यों बात करी जाए, अलग अलग आप ईयर की बात अगर करेंगे, जैसे अभी 11th सेंचुरी की बात कर रहे थे, 18th सेंचुरी की बात कर रहे थे, तो उन्हीं दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो वोकेबुलरी चेंज हो गई, पूरी ग्रामर पूरी चेंज हो गई। तो ऐसे करके भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चेंजेस इन द मीनिंग ऑल्सो अकर्ड ओवर टाइम। द टर्म हिंदुस्तान इज़ नाउ कॉल्ड एज इंडिया। तो आपको पता होगा पहले भारत को क्या कहते थे, हिंदुस्तान कहा जाता था, आज क्या कहा जा रहा है, उसको इंडिया कहा जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वर्ड्स भी चेंज हो चुके हैं, जो नाम लेने का तरीका है वो भी क्या हो गया है, बदल गया है। नेक्स्ट देखते हैं द टर्म हिंदुस्तान। अब जो टर्म हिंदुस्तान है ये पहली बार किसने यूज़ किया, तो पहली बार यूज़ किया था मिनहाज ए सिराज ने। ठीक है, तो मिनहाज ए सिराज ने सबसे पहली बार वर्ड हिंदुस्तान, मतलब जो हिंदुस्तान टर्म है, ये इन्होंने यूज़ किया था। अब ये हैं कौन, तो एक पर्शियन क्रॉनिकलर हैं। ठीक है, और ये कब के हैं, तो ये 13th सेंचुरी के हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक और नया टर्म देखने को मिला होगा कि ये क्रॉनिकलर मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स लिखते हैं, जो हिस्ट्री कैसी की लिखते हैं, उन्हीं को क्या कहता है, क्रॉनिकल
कहा या क्रॉनिकलर कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट टर्म देखिए क्या कह रहा है, मिनहाज ए सिराज हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। अब देखिए जो मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान की बात कही थी, उस हिंदुस्तान में क्या क्या आता है, तो ये पहला पंजाब आपको देखने को मिलेगा, पंजाब का जो पूरा रीजन हुआ करता था, हरियाणा का जो पूरा रीजन है वो देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो लैंड गंगा और यमुना के बीच में है, दोआब जिसको कहते हैं, ठीक है, तो गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड है वो भी हिंदुस्तान में आता है, मिनहाज ए सिराज के हिंदुस्तान में वो भी आता है। द टर्म वॉज यूज्ड इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर द लैंड्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ डोमिनियन ऑफ दिल्ली सुल्तान। देखिए जो टर्म यूज़ किया था, हिंदुस्तान जो टर्म यूज़ किया था, ये एक पॉलिटिकल सेंस से यूज़ किया गया था। ठीक है, और क्या पॉलिटिकल सेंस था कि ये जो लैंड था ये डोमिनियन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स का लैंड था, मतलब जहाँ पर दिल्ली सल्तनत रूल करती थी उसी का लैंड था, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो साउथ सदर्न पार्ट था इंडिया का वो इसमें इंक्लूडेड नहीं था इस मैप में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में बाबर से रिलेटेड कुछ बात करी गई है। बाबर, आपको पता होगा बाबर भारत में पहला जो वर्ल्ड वॉर, पहला जो बैटल ऑफ प्लासी था, प्लासी नहीं, जो पानीपत का पहला वॉर था वो बाबर ने जीता था 1526 एडी में। ठीक है, अब यहाँ पर इसीलिए बोला गया है इन दी अर्ली 16th सेंचुरी यूज़ द टर्म हिंदुस्तान। अब देखिए बाबर ने भी वर्ड हिंदुस्तान को यूज़ किया है, और क्यों यूज़ किया है, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब दी जोग्राफी। अब इन्होंने क्यों यूज़ किया है कि जोग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए, जो भारत की जोग्राफी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, फौना, अब ये फौना क्या होता है, जो एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए, कल्चर जो पाया जाता है, जो लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है, उनका जो कल्चर था उसको भी डिस्क्राइब किया है किसने, बाबर ने, हिंदुस्तान नाम से। अमीर खुसरो की बात करी गई है। अमीर खुसरो डिस्क्राइब द टर्म हिंद इन द सिमिलर सेंस इन 14th सेंचुरी। अब देखिए अमीर खुसरो ने भी हिंद वर्ड यूज़ किया, हिंदुस्तान तो नहीं यूज़ किया, हिंद वर्ड यूज़ किया है, और जिस तरीके से बाबर ने जो भी कॉन्टेक्स्ट दिए हैं उसी तरीके से आमिर खुसरो ने भी सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में हिंद वर्ड को यूज़ किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, इन द चेंज ऑफ टाइम वी ऑब्जर्व दैट द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया did exist, but the term Hindustan did not carry political and national meanings which we associate with it today। देखिए अगर बात करी जाए जो कल्चरल और जो जोग्राफिकल एंटाइटी है भारत में, वो तो आज भी देखने को मिलती है हिंदुस्तान टर्म से, लेकिन जो पॉलिटिकल सेंस पहले रखा गया था हिंदुस्तान से रिलेटेड, जो कि अभी आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत जहाँ पे रूल करती थी उसको हिंदुस्तान कहते थे, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई, मतलब पॉलिटिकल सेंस जो इसका था वो आज नहीं है। ठीक है, इसका मतलब पॉलिटिकल सेंस हिंदुस्तान वर्ल्ड में नहीं आता है आज के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कहा गया, वी ट्रेस आउट मैनी चेंजेस इन द यूज़ ऑफ वर्ल्ड विद द चेंज ऑफ टाइम। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो जो वर्ल्ड के यूसेज थे, ठीक है, जैसे पहले हिंदुस्तान को दूसरे सेंस में लिया जाता था, आज उसी हिंदुस्तान को दूसरे सेंस में लिया आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे जो यूसेज होता है किसी भी वर्ड का, उसका मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं चेंज आता है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है फॉरेनर के बारे में। एक वर्ड है जिसको कहते हैं फॉरेनर, आप लोग को पता होगा फॉरेन में जो रहते हैं आजकल उसको फॉरेनर कहा जाता है, लेकिन पहले की बात अगर करी जाए फॉरेनर क्या होता था उसको एक बार डिस्कस करते हैं। यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन हु इज़ नॉट एन इंडियन, तो जो भारतीय नहीं था, ठीक है, वेयर एज इट वॉज इन दी मिडीवियल पीरियड यूज्ड। देखिए आज अगर देखेंगे तो फॉरेनर कौन है, जो भारतीय नहीं है, जैसे कोई अगर अमेरिका का पर्सन है तो उसको क्या कहा जाएगा, फॉरेनर कहा जाएगा। ठीक है, तो आज के टर्म में अगर कोई भी पर्सन यूएस का है, यूएसए का है, तो इंडिया में उसको क्या कहा जाएगा, फॉरेनर कहा जाएगा। लेकिन अगर आगे बढ़ते हैं मिडीवल पीरियड की बात करते हैं तो मिडीवल पीरियड में क्या था, यूज्ड इन दिस सेंस वन हु इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेम विलेज, मतलब जो सेम विलेज का पार्ट नहीं था बट नॉट अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी और कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो सेम विलेज में तो रहता था, मतलब ऐसा एक मान लीजिए विलेज है तो उसमें जो लोग रहते थे वो सबके सब एक वो सबके सब ये नहीं कह सकते हो कि सबके सब एक ही जगह के थे, वो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी और कल्चर को फॉलो नहीं करते थे। तो जो फॉलो नहीं करते थे उस सोसाइटी और कल्चर को, उनको क्या कहा जाता था, फॉरेनर कहा जाता था। मतलब सेम विलेज में तो रहें लेकिन वो उनकी सोसाइटी उनके कल्चर को फॉलो ना करें तो भी उनको क्या कहा जाएगा, फॉरेनर ही कहा जाता था मिडीवियल पीरियड में। ठीक है, द सिनोनिमस वर्ड फॉर द फॉरेनर इन हिंदी। अब हिंदी में अगर देखा जाए सिनोनिमस वर्ड जो है फॉरेनर का, उसको क्या कहता है, परदेसी कहता है हिंदी में। ठीक है, फॉरेनर का मतलब होता है परदेसी हिंदी में, और फॉरेनर का मतलब पर्शियन लैंग्वेज में क्या होता है, वो होता है अजनबी। ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है।
नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें क्या कहा गया है, हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट सोर्सेज टू स्टडी द पास्ट। अब जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके पास अलग अलग तरीके के सोर्सेज होते हैं, जैसे कॉइन्स हैं, अभिलेख होते हैं, एडिक्ट्स होते हैं, तो उन सबको स्टडी करते हैं हिस्टोरियंस और उससे पता करते हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसी रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से चेंजेस आज उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हिस्टोरियंस को कैसे पता चलती हैं, जब वो अलग अलग सोर्सेज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब उन सोर्सेज में क्या क्या आता है, जैसे कॉइन्स आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब जो भी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कागज़ों पे लिखी हो या कहीं भी लिखी हो, जैसे भीमबेटका केव के बारे में आपको पता होगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, बहुत सारी ड्राइंग्स बनी हुई हैं, तो उन्हीं सबसे पता चलता है हिस्टोरियंस को कि हिस्ट्री क्या है, मतलब जो पहले के ज़माने में लोग थे वो कैसे थे, क्या उनका कल्चर था, किस तरीके से वो रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 700 टू 1750। अब देखिए यहाँ पर एक टाइम पीरियड दे दिया गया है, कब से कब तक का, अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। 700 एडी से लेके 1750 एडी तक का टाइम पीरियड दिया गया है। वी ट्रेस आउट अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन दी वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर मतलब इस टाइम पीरियड में अगर देखने को देखा जाए तो यहाँ पर जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं बिल्कुल चेंज हो चुके थे। पहले के जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे बिल्कुल अलग थे, लेकिन 1750 के अबाउट अगर टेक्सचुअल रिकॉर्ड आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, तो बेसिक रीज़न इसके पीछे ये है कि जो पेपर है, ठीक है, जो कागज़ है, जो आप लोग यूज़ करते होंगे, सभी लोग यूज़ करते हैं कागज़, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी यूज़ करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, बहुत सारी जगहों पे पेपर यूज़ किया जाता है लिखने के लिए, ठीक है, हर जगह वैसे यूज़ किया जाता है। ये चीपर हो गया, इसको इसका प्रोडक्शन आसान हो गया, इसको प्रोड्यूस करना आसान हो गया, सस्ता मिलने लग गया, ठीक है, हर जगह अवेलेबल हो गया, वाइडली अवेलेबल हो गया, मतलब तो इस वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं जितने भी रिटन चीज़ें होने लग गई वो अब किस चीज़ में होने लग गई, पेपर पे होने लग गई। पहले वही सब चीज़ें कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे इंस्क्रिप्शंस रखे आते थे, बड़े बड़े पत्थरों पे लिखा आता था, लेकिन उसके बाद क्या आ गए, पेपर आ गए। इट वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन राइटिंग दी होली टेक्स्ट। देखिए जो भी होली टेक्स्ट अब आगे आते थे उनको भी इसी पे लिखा जाता था, हिस्ट्री जो थी उन्हीं को भी इसी पे लिखा जाता था, हिस्ट्री जो कि रूलर्स की होती थी, लेटर्स होते थे, टीचिंग्स होती थी, कोई भी सेंट है, ठीक है, उनकी टीचिंग्स भी इन्हीं पेपर्स पे ही लिखी जाती थी। पिटिशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड भी इन्हीं पेपर्स पे लिखे आते थे और आज भी इन्हीं पे ही लिखे जाते हैं। रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, तो अकाउंट का रजिस्टर और टैक्सेस का जो भी लेखा जोखा रहता था उसको भी इन्हीं पेपर्स पे ही बनाया जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट है बहुत सारे जो वेल्दी पीपल होते थे उनसे कलेक्ट किया जाता था, रूलर मोनेस्ट्रीज टेम्पल से कलेक्ट किया जाता था। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, तो आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज़ में इन मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या कर दिया जाता था, रखा जाता था, आगे के लिए उसको प्रिजर्व किया जाता था। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हेल्प द हिस्टोरियंस विद सेवरल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ देम। अब देखिए जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी पहले की और जो डॉक्यूमेंट थे उन लोग ने उस सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हिस्टोरियन को हेल्प किया है, जिससे बहुत सारी डिटेल्स पता चली है हमारे हिस्ट्री की। हालांकि उनको यूज़ करना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो पेपर थे हज़ारों साल पुराने हैं, तो उनको अगर आप टच भी करेंगे तो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी हैं और कहीं ना कहीं उसमें आसान ये भी नहीं होता है कि उसकी लैंग्वेज भी अलग ही होती है। ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो, उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है या कुछ जगह सिंबल भी होते हैं तो उनको समझना भी कठिन होता है। As there was no printing press in those days, scribes used to copy down manuscript by hand। अब देखिए उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होता नहीं था, तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था तो क्या यूज़ किया जाता था, स्क्राइब यूज़ करे आते थे। जब किसी भी चीज़ को कॉपी करना होता था तो क्या यूज़ करते थे, स्क्राइब नाम का एक ये है जिसको यूज़ किया जाता था। हैंस दे वर समवेयर नॉट वेरी लेजिबल, मतलब ठीक से वो दिखाई नहीं पड़ते थे, उनको ठीक से पढ़ा भी नहीं जा सकता था। Some changes in the word and sentences were also made, in fact not knowingly, in the manuscript while copying। अब देखिए यहाँ पर जब भी कोई चीज़ कॉपी करी आती थी तो क्या होता था, कुछ चीज़ें जो चीज़ होती भी नहीं थी उसको भी वहाँ पर लिख दिया था। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप एक दूसरे की कॉपी से छापते हैं, जैसे मान लिया हम किसी दूसरे बच्चे की अब कॉपी छापते हैं तो कुछ उसमें ऐसे लेटर्स लिखे होते हैं जो समझ में नहीं आते कि वो लिखा क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं उसी को उसी तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी करी गई, तो आगे जो हिस्टोरियंस आए जो उसको पढ़ने की भी कोशिश करते थे और ठीक से समझ नहीं पाते थे लिखा क्या है, ठीक है। दिस बॉट
द सेम मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपीड प्रेजेंटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्क्राइब्स। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि अलग अलग स्क्राइब्स जो आए तो उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग सेम मैन्यूस्क्रिप्ट को अलग अलग तरीके से लिख दिया। ठीक है, इट पोजेज अ सीरियस प्रॉब्लम टू डिटरमाइन विच द ओरिजिनल वन वॉज। और इससे ही नहीं जान पाया कोई कि ओरिजिनल जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो है क्या। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, ऑथर्स यूज टू रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स टाइम टू टाइम। अब जो ऑथर्स होते थे वो अपनी हिस्ट्री को, मतलब जो भी हिस्ट्री में उन्होंने लिखा है उसको क्या करते रहते थे, रिवाइज या ये कह सकते हैं चेंजेस करते रहते थे एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक हिस्टोरियन का नाम लिया गया है जियाउद्दीन बर्नी का। ठीक है, इन्होंने 14th सेंचुरी ऑथर रिवाइज हिस्ट क्रॉनिकल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1356। अब ये 14th सेंचुरी के एक हिस्टोरियन थे या क्रॉनिकलर थे। इन्होंने क्या किया है, अपनी जो भी क्रॉनिकल थी उसको सबसे पहले रिवाइज किया है कब, 1356 में। उसके बाद 2 साल बाद फिर से इन्होंने अपनी क्रॉनिकल को रिवाइज किया है। इनफैक्ट द टू वर्जन्स, अब यहाँ पर 2 रिवीजन जो हुए इनकी क्रॉनिकल में, 2 वर्जन जो 2 वर्जन्स बने हैं डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग थे। लेकिन द ओरिजिनल वन वॉज ट्रेसलेस, लेकिन जो ओरिजिनल था वो आज भी पता नहीं चल पाया। नो बडी कुड क्लेम फॉर द डिफरेंस, आज कोई भी नहीं बता सकता कि दोनों में डिफरेंस क्या था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, द पीरियड बिटवीन 1700 टू 1750। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 ईयर्स का एक इंटरवल दिया गया है। दिस वॉज द फेज ऑफ ट्रांजिशन एज लॉट ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 750 से 1750 तक एक बहुत ज़्यादा फेज़ रहा है ट्रांजिशन का, मतलब डेवलपमेंट का फेज़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको फेज़ ऑफ ट्रांजिशन बोला गया है। अब क्यों फेज़ ऑफ ट्रांजिशन बोला गया है, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ कई सारी चीज़ों में, जैसे पर्शियन व्हील आई जो कि इरिगेशन में सिंचाई के लिए यूज़ करी गई, स्पिनिंग व्हील आई जिससे कपड़े बुने गए, वीविंग के लिए यूज़ करी गई, फायर आर्म्स यूज़ किए गए। ठीक है, लड़ाई झगड़े में जो फायर आर्म्स होते थे उनको यूज़ किया गया। वर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट, तो इस तरीके के कुछ डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड में हुए हैं। द सब कॉन्टिनेंट सॉ द न्यू फूड। अब देखिए यहाँ पर इस इंडिया में कई सारे नए तरीके के फूड भी आए, जैसे आलू आया, कॉर्न आया, चिली, टी और कॉफ़ी, ये सब भी फूड यहाँ पर देखने को मिलने लग गए। द न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्रॉप केम अलॉन्ग विद द माइग्रेंट्स हु आल्सो ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम। अब देखिए कई सारी नई नई टेक्नोलॉजी आई, क्रॉप्स आए, और ये कौन लेके आया, वो लेके आए जो माइग्रेंट्स थे, मतलब जो बाहर की दूसरी कंट्रीज से आते थे यहाँ पर काम ढूंढने के लिए, यहाँ व्यापार करने के लिए, वो सब ये सब चीज़ों को लेके आते थे। इट वॉज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो कैसे कैसे चेंजेस होने लग गए, तो पॉलिटिकल चेंजेस होने लग गए, इकोनॉमिक चेंजेस होने लग गए, सोशल और कल्चरल चेंजेस देखने को इस टाइम पीरियड में देखने को मिले। ठीक है, पीपल ट्रेवल्ड टू फार ऑफ लैंड टू मेक देयर फॉर्च्यून। अब जो लोग थे वो बहुत दूर दूर तक जाने लग गए, मतलब इंडिया से भी, भारत से भी कई लोग बाहर बाहर जाने लग गए। और क्यों जाते थे, बाहर ट्रेड करने के लिए आते थे, ऑक्यूपेशन करने के लिए आते थे, और वो अपना ये कह सकते हैं कि फॉर्च्यून, मतलब जो किस्मत थी वो बाहर जाके चेंज करने की कोशिश करते थे। यहाँ पर देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है राजपूत के बारे में। तो राजपूत या इनको राजपुत्रास भी कहा जाता है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट कम्युनिटीज़, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। ठीक है, अब ये मेनली क्या होते थे, वॉरियर्स होते थे, मतलब ये जब कोई शत्रु बाहर से आक्रमण करता था तो इनका मेन काम होता था कि ये उस शत्रु को भगाते थे या मार के ख़त्म कर देते थे। बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरीज, तो मेनली ये किस सेंचुरी में रहे हैं, 8th से 14th सेंचुरी में इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करी हैं, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं दुश्मनों को मार गिराया है। देवर द क्षत्रियाज बाय द कास्ट स्टेटस। तो अगर कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो इनको क्या कहा जाता है, राजपूतों को कहा जाता है क्षत्रिय कास्ट के हैं। ठीक है, दे इंक्लूडेड द रूलर्स। अब मेनली इनमें अगर देखा जाए क्षत्रियाज में क्या क्या होते हैं, तो ये रूलर्स हुआ करते थे, चीफ्टेन्स हुआ करते थे, ठीक है, सोल्जर्स हुआ करते थे और कमांडर्स हुआ करते थे। और मेनली इनका काम क्या होता था कि आर्मीज़ को, ये जो बड़ी बड़ी आर्मीज़ होती थी बड़े बड़े रूलर्स की, उनको क्या करते थे, सर्व करते थे, लीड करते थे। ठीक है, ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर दी सम कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक्सट्रीम वेलर एंड अ सेंस ऑफ लॉयल्टी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन राजपूत में सबसे ज़्यादा, मतलब वेलर का मतलब ये कह सकते हैं आप, वीरता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब किसी के साथ किसी कोई धोखा वोखा नहीं करते थे। ठीक है, अवर दी प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ ऑफ दिस कम्युनिटी, तो ये कुछ क्वालिटी होती थी इस कम्युनिटी की। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया मराठाज, सिख, जाट, अहोम एंड कायस्थ, अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज वर द मोस्ट प्रोमिनेंट क्लास ऑफ द पीपल। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको कास्ट दी गई हैं, जैसे मराठाज है, सिख हैं, जाट हैं, अहोम हैं, ये मेनली असम में पाए जाते हैं, असम साइड में, और कायस्थ हैं।
ये कायस्थ जो है ये एक ऐसी कास्ट होती थी जो मेनली स्क्राइब की कास्ट थी या सेक्रेटरीज की कास्ट थी, और ये सारी कास्ट कुछ ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्लास इसको माना जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं द पीरियड विटनेस्ड अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। अब इसी पीरियड में 750 से लेके 1750 की बात अगर करी जाए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया, तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का काटना भी देखा गया, मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट काटे गए, ठीक है। एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया गया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और पॉपुलेशन किस चीज़ पे रहेगी, पॉपुलेशन को खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, और खाने पीने के लिए वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं पेड़ों को काटना पड़ा, ठीक है, और वहाँ पर फिर क्रॉप की यील्डिंग चालू करी गई। इट कॉज्ड चेंजेस इन पीपल हैबिटेट विच फोर्स्ड मैनी ऑफ द फॉरेस्ट डीलर्स टू माइग्रेट। और इससे क्या हुआ कि जो पीपल, जो लोगों के अंदर, जो लोगों का हैबिटेट था, ठीक है, जो मेथड ऑफ अर्निंग था वो चेंज हो गया, और जो फॉरेस्ट में काम करने वाले लोग थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, वो धीरे धीरे करके माइग्रेट हो गए, दूसरी जगह चले गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट में पॉइंट में देखिए कहा गया सम अदर्स अडॉप्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स एंड सून बिकेम द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले लोगों के पास क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती थी, या कह सकते हैं पेड़ हुआ करते थे बड़े बड़े। तो जब पेड़ कट गए तो वो क्या करने लग गए, जुताई करने लग गए, टिलिंग प्रोसेस करने लग गए, ठीक है, और वो धीरे धीरे करके किसान बन गए, एंड सून बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। और धीरे धीरे करके जो उनके खेत थे वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बन गई, बहुत बड़े बड़े टाउन्स बन गए, और फिर उनके वो क्या हो गए, एक छोटे से पार्ट रह गए। They were also put under the tax cover as per their status, which give rise to many जातीज डेट इज सबकास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर इनको टैक्स देना पड़ा जब ये लोग कहीं ना कहीं कुछ काम करने लग गए उन्हीं खेतों में, तो जो बड़े बड़े ज़मींदार लोग थे वो उनसे टैक्स लेने लग गए, और फिर यहाँ से कई सारी जातीज़ का डिवीज़न स्टार्ट हुआ, और जातीज़ क्या होती हैं, सबकास्ट होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं डिवीजन ऑफ सबकास्ट वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन। अब देखिए जो जातीज़ थी, जो सबकास्ट थे, वो किस हिसाब से डिवीजन उसका देखा गया, तो उसका डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, जो उनका बैकग्राउंड था उस हिसाब से, और जो वो काम करते थे, जिस तरीके का वो लोग काम करते थे उस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, कह सकते हैं उनको डिवीजन हुआ उनका। रैंक्स वर वेरिएबल एज पर दी चेंज इन पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ जाति, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टेटस थी अलग अलग जाति की, वो एरिया टू एरिया वेरी करती थी। मतलब अगर कोई भी जाति है, या कह सकते कोई भी सबकास्ट है, वो हो सकता है एक एरिया में बहुत ज़्यादा ऊंची मानी जाए और दूसरे एरिया में बहुत ज़्यादा नीची मानी जाए, तो ये सब चीज़ें भी देखने को इसमें मिलती थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है जातीज़ हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ रूलिंग। अब अलग अलग जातीज़ में सिस्टम ऑफ रूलिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होती थी। दे फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन इन ऑर्डर टू मैनेज देयर ओन पीपल। अब उन लोग के खुद के रूल्स और रेगुलेशन होते थे, और वो क्या करते थे, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन के तहत अपने लोगों को मैनेज करते थे। एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग दी रेगुलेशन। और जो रेगुलेशन बनाए जाते थे उसको इन्फोर्स करने का काम, या उसको ये कह सकते हैं अप्लाई करने का काम कौन करता था, एक असेंबली होती थी एल्डर्स की, जिसको कहते थे जाति पंचायत, और वो ये सब काम करती थे, ठीक है। जातीज वर बाउंड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। अब जो जातीज होती थी, जो सबकास्ट होते थे, वो बाउंड थे, वो बंधे हुए थे। किस चीज़ से बंधे हुए थे, कि जो रूल्स थे विलेज के वो उनको फॉलो करने रहते थे। विलेजेस कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट एंड वर गवर्न बाय अ चीफटेन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विलेज थे, ठीक है, इनमें सिर्फ एक स्मॉल यूनिट, ये सिर्फ एक स्मॉल यूनिट हुआ करती थी स्टेट की, और इनको गवर्न कौन करता था, तो देवर गवर्न बाय अ चीफटेन, तो चीफटेन इनको गवर्न करता था। द सब कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल रीजन्स। जो हमारा भारत सब कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड था, जिनको अलग अलग एम्पायर्स रूल करते थे, अलग अलग डायनेस्टीज़ के। जैसे नॉर्थ में आप देखेंगे तो अलग डायनेस्टी हुआ करती थी, साउथ में अलग होती थी, वेस्ट में अलग होती थी, और ईस्ट में अलग अलग डायनेस्टीज़ हुआ करती थी। बाय 700 सेवरल रीजन्स डेवलप देयर डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशंस एज देयर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1700 टू 1750। तो 700 से 1750 का जो पीरियड था, ठीक है, जो 1000 साल का जो अप्रॉक्सीमेट पीरियड दिया गया है, देवर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस। मतलब यहाँ पे जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। दीज चेंजेस वर सीन इन पीपल बिलीफ। जो लोग में विश्वास था वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके चेंज हो रहा था।
हिंदुइज्म सॉ अ ग्रेट मैनी चेंजेस विच इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़। अब देखिए जो हिंदुइज्म जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिलीजन है हिंदुइज्म, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। और कैसे वो चेंजेस को मिले, देखने को मिले कि कई अलग अलग तरीके के भगवान आ गए, डिटीज़ आ गई, जिनको लोग वर्शिप करने लग गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, बड़े बड़े मंदिर बनने लग गए बाय रॉयल्टी, मतलब जो भी बड़े बड़े रूलर्स हुआ करते थे, जो भी बड़े बड़े मोनार्क या किंग हुआ करते थे, वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने लग गए। एंड ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण एंड प्रीस्ट, मतलब ये क्या इसको कह सकते हैं कि जो मंदिर होते थे उनको, उनका जो भी ये कह सकते हैं उनमें जो मेन हेड होता था उनको ब्राह्मण या प्रीस्ट कहते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो इंपॉर्टेंस थी, इनका जो डोमिनेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। फॉर देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, देखिए जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको संस्कृत टेक्स्ट जिसमें उपनिषद वेद ये सब चीज़ें लिखी होती थी, ठीक है, उनको इसकी नॉलेज होती थी, ब्राह्मणों को संस्कृत की नॉलेज होती थी। इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लग गई सोसाइटी में। द न्यू रूलर्स वर देयर पेट्रॉन्स, ठीक है, अब जो नए रूलर थे वो क्या थे, इनके पेट्रॉन थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नए रूलर थे वही इनको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, हर तरीके से सपोर्ट करते थे, चाहे मनी का सपोर्ट हो या कोई और चीज़ का सपोर्ट हो, वो कौन करते थे, जो इनके रूलर्स हुआ करते थे वही इनको सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। अब अगले में आते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द राइज ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। एक नई मूवमेंट स्टार्ट हुई यहाँ से जिसको कहा गया है भक्ति मूवमेंट, विच ऑल्सो पेव्ड द राइज ऑफ मैनी न्यू रिलीजन इन दी सब कॉन्टिनेंट। और भक्ति मूवमेंट से ही कई सारे फिर रिलीजन डेवलप हुए, ठीक है, इस सब कॉन्टिनेंट में। द टीचिंग ऑफ होली कुरान वॉज बॉट टू इंडिया इन 7th सेंचुरी। अब देखिए होली कुरान आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन है जिसको कहते हैं मुस्लिम, ठीक है, या कह सकते हैं इस्लाम, ठीक है। तो यहाँ पर एक मतलब होली कुरान का भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, लोग बहुत ज़्यादा होली कुरान को मानने लग गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, 7th सेंचुरी में होली कुरान यहाँ पर लाई गई है, कह सकते हैं जो टीचिंग थी होली कुरान की वो यहाँ पर आती है, और जो माइग्रेंट्स थे, ठीक है, वो इसको लेके आते हैं और धीरे धीरे करके इसका भी डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट होता है। कुरान इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट होली बुक ऑफ मुस्लिम्स की जो वो सबसे प्रोमिनेंट होली बुक मानी आती है वो कौन सी है, कुरान है। जैसे आप हिंदुज़म में देखेंगे तो गीता है, क्रिश्चियन में देखेंगे बाइबल है, ठीक है, तो इस तरीके से, और सिख में देखेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो इस तरीके से कुरान किस में है, तो कुरान है मुस्लिम्स में। विच डिलिनिएट्स द आइडिया ऑफ वन गॉड अल्लाह एंड हिज लव बाउंटी एंड मर्सी फॉर दोज हु बिलीव इन हिम, ठीक है। तो मतलब ये किस में मानते हैं, तो ये सिर्फ एक भगवान में मानते हैं जिसको क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं अल्लाह। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, इस्लाम एंड द उलेमा, द लर्न थियोलॉजियंस एंड द जूरिस्ट वर पेट्रोनाइज्ड बाय मैनी रूलर्स। और कई सारे रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट किया, ठीक है, इस्लाम को फॉलो करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पे आते हैं, लाइक हिंदुज़म इस्लाम वॉज ऑल्सो इंटरप्रिटेड इन मैनी वेज एंड द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम वर डिवाइडेड इनटू टू सब सेक्ट्स, शियाज एंड सुन्नीज। आपने देखा होगा हिंदुज़म में अगर देखा जाए तो कई सारे कास्ट हैं, कई सारी सब कास्ट हैं। इसी तरीके से जो इस्लाम है, इस्लाम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक आता है शिया और दूसरा कौन आता है, सुन्नीज आते हैं। मतलब इस्लाम में भी दो डिवीज़न बाद में कर दिए गए। फॉर हिस्टोरियंस टाइम रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्टोरियंस के लिए जो टाइम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसको देखने का, या उसको रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके के चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एक हिस्टोरियन जो है, हेंस फॉर द हिस्टोरियंस इट बिकम्स कन्वीनियंट। अब देखिए जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होता है कि वो स्टडी करें टाइम की, लेकिन उसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दे। जैसे आगे मिडीवियल जो टाइम था, जो आगे का टाइम है, उसमें चेंजेस किए गए हैं, डिवीज़न किया गया है। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के मिड की बात अगर करी जाए, जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश। मतलब सबसे पहले हिंदू हुआ करते थे तो उस पीरियड को कह दिया गया हिंदू पीरियड, दूसरे में मुस्लिम्स आए, ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत आया, मुगल आए तो उनको मुस्लिम पीरियड कह दिया, और फिर क्या आ गए, ब्रिटिश आ गए तो उसको ब्रिटिश पीरियड कह दिया गया। इट वॉज डन सो बिकॉज देर वॉज नो सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अदर देन रिलीजन। और इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि उस समय अगर देखा जाए पहले के टाइम से अब तक जो चेंजेस हुए हैं वो एक धर्म के ही हिसाब से हुए हैं, कि पहले ये लोग सबसे ऊपर हुआ करते थे, फिर मुस्लिम्स हुए और फिर कौन हो गए, ब्रिटिश हो गए। दिस पीरियडाइजेशन इज़ फॉलोड बाय सम ऑफ द हिस्टोरियंस इवन टुडे। और ये जो हमने डिवीज़न किया है ये आज भी कई सारे हिस्टोरियंस इसको मानते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कार्टोग्राफर क्या होता है, तो आर्टिस्ट हु इज़ स्किल इन ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। तो ऐसा आर्टिस्ट जो मैप बनाने में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, स्किल रखता है, उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर
कहते हैं। क्रॉनिकलर क्या होते हैं? वन हु राइट्स हिस्ट्री ऑन और पेन डाउन द इवेंट्स ऑफ टाइम फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, क्रॉनिकलर कौन होता है? जो हिस्ट्री लिखता है, जो हिस्ट्री लिखने वाला पर्सन है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्रॉनिकलर कहते हैं। या जो भी इवेंट्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने वाला काम कौन करता है? क्रॉनिकलर करता है। आर्काइव क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट। जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसका जो कलेक्शन होता है, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है, कोई भी फैमिली है, प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेस वेयर दीज रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। और ये ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर इन रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड को? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को या तो स्टोर किया जाए या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को स्टोर किया जाए, तो इसको क्या कहते हैं? आर्काइव कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं? इसके बाद बोला गया है द ओरिजिनल स्क्रिप्ट रिटन बाय द ऑथर। अब देखिए, कोई भी अगर ऑथर है, ठीक है, वो अपनी हैंड राइटिंग में जब कोई भी स्क्रिप्ट लिखता है तो उसको क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और ये ओरिजिनल हैंड राइटिंग में इसको लिखा जाता है। हैबिटेट क्या है? द लिविंग कंडीशन ऑफ स्पीशीज़। जो भी लिविंग कंडीशन होती है किसी भी स्पीशीज़ को, उसको हैबिटेट कहते हैं। पैट्रॉन बोला गया, पैट्रॉन क्या होता है? पर्सन विद इन्फ्लुएंस एंड एफ्लुएंस हु प्रोवाइड सपोर्ट विद मनी एंड मेंटल बूस्ट। अब देखिए, आपने देखा होगा अभी जो हम लोग पैट्रॉन की बात कर रहे थे, ये क्या करते हैं मेनली? ये अपने लोगों को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। मनी से सपोर्ट करेंगे, फिजिकली सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जो भी चाहे किसी भी तरीके का जो सपोर्ट होता है वो लोग देते हैं। जाति क्या होती है? जाति बोली गई द सब कास्ट विच वॉज आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ वंस प्रोफेशन, स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस। तो देखिए, किसी भी पर्सन का प्रोफेशन क्या है, स्टेटस क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, इस हिसाब से क्या होता है, लोगों को अलग अलग चीज़ों, अलग अलग ये कह सकते हैं, अलग अलग डिवीजन किया गया है पर्सन का, और उसी को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस। रीजन की बात करी गई, रीजन क्या होता है? तो रीजन द पर्टिकुलर एरिया डेजिग्नेटेड और ऑक्यूपाइड बाय सर्टेन ग्रुप और एम्पायर। तो रीजन क्या है? कोई भी एम्पायर है, कोई भी ग्रुप है, वो किसी सर्टेन एरिया को कवर करके रखती है या कैप्चर करके रखती है, और उसी को क्या कहा जाता है? रीजन कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, पीरियडाइजेशन की बात करी गई। भी हम लोग ने देखा था कि जो डिवीज़न हुआ है हमारी हिस्ट्री का, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुआ है। जैसे हिंदू है, फिर मुस्लिम से, और लास्ट में क्या है? ब्रिटिश है। तो इसी को क्या कहते हैं? पीरियडाइजेशन कहते हैं। मतलब क्या है कि हिस्ट्री को डिवाइड करना इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। और वो सेगमेंट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस के हो सकते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस के हो सकते हैं, कोई भी आस्पेक्ट हो सकता है। इसके बाद कुछ डेट लाइन देख लेते हैं। जैसे 7th सेंचुरी एडी की बात करी गई है, तो आप लोग को पता है इस समय कुरान बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं, चर्चा में आ गई थी। कुरान के लोग बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे, ठीक है, बहुत सारे बाहर से भी लोग आए जो इसका प्रचार प्रसार करने लग गए, ठीक है। ये तो बेकार है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। 1266 से 1287 की बात अगर करी जाए, तो दिल्ली सल्तनत का जो एक सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, उसका ये रेन रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बलबन ने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक रेन किया है, तो 1266 से लेके 1287 तक इसने रेन किया है, ठीक है, मतलब राज किया है। 1356 की बात करी गई, तो इसमें क्या हुआ था? जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज फर्स्ट क्रॉनिकल। तो पहला क्रॉनिकल जियाउद्दीन बर्नी ने जो लिखा है वो कब लिखा है? 1356 में लिखा है। ही रोट अनदर वर्जन इन 2 years लेटर। और फिर उसने अपने 2 नए वर्जन लिखे, और वो 2 साल के अंदर ही लिखे हैं, ठीक है, मतलब एक और वर्जन लिखा है जो 2 साल के भीतर ही लिखा है। तो इस तरीके से चैप्टर 1 जो हमारा है एसएसटी का क्लास 7th का, उसके ये इंपॉर्टेंट नोट्स, या ये कह सकते हैं पूरा चैप्टर, अगर आप लोग इसको पढ़ लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपका अच्छे से पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अगर चैप्टर अच्छा लगता है, ठीक है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लिया करिए। आज की फिलहाल नहीं डिस्कस करेंगे, और बाकी के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाके आसानी से सब लोग देख सकते हैं। तो आज की फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।